हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं के आव्यूह का दूसरा प्रश्नावली का हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीधे प्रश्नावली के क्वेश्चन जो है हल करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारे पास आव्यूहों पर संक्रियाएं। ठीक है, जिस तरीके से गणित में चार संक्रियाएं आपने पढ़ा है, प्लस माइनस गुणा और भाग, ये चार संक्रियाएं आपको पता है। तो जिस तरीके से चार संक्रियाओं का उपयोग आप अपने नंबर में करते हो, ठीक है, संख्या पर करते हो, उसी तरीके से हम लोग आव्यूहों पर भी इसमें से कुछ संक्रियाओं का जो है उपयोग जो है करते हैं। जैसे दो आव्यूहों को जोड़ना, दो आव्यूहों का गुणा करना, दो आव्यूहों का घटाना, ठीक है, उसके बाद जो है व्यवकलन निकालना, ये सब जो है हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आव्यूहों का योगफल। ठीक है, तो आव्यूहों का योगफल के लिए जो है एक नियम है कि आप दो आव्यूहों को तभी जोड़ सकते हो जब उनके क्या हो, उनकी कोटियां क्या हो, समान हो। ठीक है, क्या हो, उनकी कोटियां समान हो। अगर कोटियां समान हैं तभी आप क्या कर सकते हो, उनका जो है जोड़ जो है आप कर सकते हो। ठीक है, अब जोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है आपको। जैसे मान लेते हैं कि एक आव्यूह है 1, 2, 3 और 0। ठीक है, एक दूसरा आव्यूह है b, ठीक है, जिसका मान है -1, 0, 3, 4। मान लेते हैं ये अपने मर्जी से है। ठीक है, अब देखो मैंने बताया कि जोड़ने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उनकी कोटियां बराबर होनी चाहिए। तो क्या a और b की कोटियां बराबर है? तो पहले देख लेते हैं। a की कोटि कितनी है, 2 गुणी 2, और b की कोटि कितनी है, इसका भी कोटि है 2 गुणित 2, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो हाँ, दोनों का जो है जोड़ जो है हो सकता है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखो पहला वाला जो अव्यय है उसको पहले वाले अव्यय के साथ, तो एक धन माइनस एक, एक धन माइनस एक कितना हो जाएगा, 0। 2 धन 0, दोनों को जोड़ रहे हैं ना, मतलब a प्लस बी कर रहे हैं। ठीक है, a प्लस बी, यहाँ पर जो है ऐसा है, a प्लस बी। उसके बाद देखो 3 और 3 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। 0 और 4 जुड़कर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो a प्लस बी का मान ये हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको इसी में जो है माइनस की संक्रिया लगानी है, घटाने की संक्रिया लगानी है, तो देखो पहला अव्यय को पहले अव्यय से माइनस, तो एक माइनस माइनस एक, तो यहाँ का माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो एक और एक कितना हो जाएंगे, 2। अब 2 में से देखो इसका अव्यय क्या है, प्लस है, तो 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, 2 बचेगा कि नहीं। और उसके बाद 3, 3 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 0 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग सामान्य जोड़ घटाव करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। बस आपको पहले वाले में जो नंबर का अव्यय ले रहे हो, दूसरे वाले आव्यूह में वही अव्यय होना चाहिए। जैसे अगर पहले वाले से a11 अव्यय ले रहे हो, तो दूसरे वाले से भी a11 ही उसके साथ या तो जुड़ना चाहिए तो घटना चाहिए। ठीक है, अलग अलग को नहीं ले सकते। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब कोटियां समान होंगी तभी दो आव्यूहों का जो है योगफल हो सकता है और घटाव भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम लोग, अगला है एक आव्यूह का एक अदिश से गुणनखंड। जब हम लोग एक आव्यूह को क्या करते हैं, किसी अदिश से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या होता है, देखो तो ये भी बहुत इजी है। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। मान लेते हैं a बराबर जो है कितना है, 2 है, -2 है, 3 है और 8 है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस आव्यूह को 3 से गुणा करना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। तो 3 का गुणा अगर इधर किया हो तो 3 का गुणा मेरे को इस साइड ही करना पड़ेगा। तो यहाँ कितना आएगा, देखो 2 -2, 2 -2, 3 और 8। ठीक है, आ गया ये। अब देखो 3 का गुणा क्या होगा, किसी एक के साथ नहीं होगा, 3 का गुणा सब के साथ होगा। ठीक है, तो एक एक के साथ करते हैं। तो 3 दूने कितना हो गया, 6, और 3 दूने कितना हो गया, -6, 3 तिया कितना हो गया, 9, और 8 तिया कितना हो गया, 24। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी संख्या के इसमें भाग भी दे सकते हो। जैसे अगर आप भाग देना चाहो 2 का, तो यहाँ पर 1/2 करोगे तो इधर भी क्या आएगा, 1/2 आएगा। पूरी की पूरी हर एक क्या हो जाएगा, हर एक अव्यय जो है 2 से भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अदिश का गुणनखंड हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद अगला एक और देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या होता है अगला, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आव्यूह का ऋण आव्यूह। ठीक है, जो आव्यूह है उसका ऋण आव्यूह क्या होता है, देखो तो ये कौन सा बहुत बड़ी चीज है, ये तो आसान चीज है। अगर आपके पास a है तो अगर मैं इसका ऋणात्मक क्या होगा बोलूंगा तो -1 हो जाएगा। मतलब सिंपल सा चीज है कि ऋणात्मक निकालने के लिए आप -1 से क्या कर दोगे, गुणा कर दोगे। ठीक है, तो -1 से गुणा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, आव्यूह का ऋण आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, जैसे एक आव्यूह है 3 1 -5x, जब इसका माइनस निकाला था तो हमने माइनस से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो गया, 3 जो है पहले प्लस था अब माइनस हो गया, 1 भी पहले प्लस था माइनस हो गया,
5 पहले माइनस था, अब वो प्लस हो गया। x जो है पहले प्लस था, वो माइनस हो गया। ठीक है, कोई बड़ा चीज नहीं है। उसके बाद देखते हैं अवयवों का अंतर। ये तो हमने देख लिया कि कोटियां बराबर होती हैं तो हम लोग उनको आसानी से क्या कर सकते हैं, माइनस जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग अवयवों के योग के गुणधर्म। जिस तरीके से आपने छोटे कक्षा में बहुत सारे जो है क्या पढ़ा है, गुणधर्म पढ़े, क्रम विनिमय का नियम, साहचर्य का नियम, वितरण नियम, ऐसे बहुत सारे नियम जो है आप लोग पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो अवयव जो होता है उसमें अगर योगफल का नियम अगर हम लोग लगाते हैं या योगफल की संक्रिया अगर हम लोग लगाते हैं तो वो कौन कौन से गुणधर्मों को जो है क्या करता है, अपने साथ फॉलो करता है, उसी के बारे में हमको जानना है। तो देखो, पहला है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो अवयव हैं, सपोज ए और बी, अब क्या कर रहे हो, आप पहले ए को लिख रहे हो, बाद में बी को लिख रहे हो और जोड़ रहे हो, तो इसका जो आंसर आएगा, और उसके बाद एक क्या कर, आप पहले बी को लिख रहे हो और ए को बाद में लिखकर जोड़ रहे हो, तो इन दोनों का उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, बराबर होगा। इसी को बोलते हैं क्रम विनिमय, उनके क्रमों को बदल देना। तो क्रमों को बदल कर जब जोड़ोगे तब भी आंसर क्या मिलेगा, वही मिलेगा। उसके बाद अगला जो नियम जो अपने साथ फॉलो करता है वो है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या होता है, ये 2 के लिए था, अब 3 के लिए होगा। साहचर्य का मतलब क्या होता है, मान लो आपके पास ए है, बी है और सी है। किसी ने क्या किया, पहले ए और बी को एक ब्रैकेट में रखा और इसको जोड़ा और उसके बाद जो है सी से जोड़ा। ठीक है, किसी ने क्या किया, ए को अलग रख दिया और उसने पहले किसको किसको जोड़ा, बी और सी को जोड़ा। तो इसने बी और सी को पहले जोड़ा, फिर सी ए को जोड़ा। इसने क्या किया, ए और बी को पहले जोड़ा, फिर सी को जोड़ा। तो इन दोनों का उत्तर जो आएगा वो क्या होगा, समान होगा। मतलब अगर 3 अवयव हैं तो किसी भी 2 को पहले जोड़ो, फिर तीसरे के साथ जोड़ो, या फिर लास्ट के 2 को पहले जोड़ो और उसके बाद फर्स्ट के साथ जोड़ो, तब भी उत्तर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला तीसरा रूल है हमारे पास, योग के तत्समक का अस्तित्व, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ये कुछ नहीं है, अगर आपके पास ए है, अगर आप उसमें शून्य अवयव जोड़ोगे तो वो क्या बनेगा, ए ही तो बनेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वो यहाँ पर क्या है, शून्य अवयव है। ठीक है, उसके बाद आगे देखो, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व। प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, माइनस लेना। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई अवयव ए है, अगर आप उसके साथ उसका प्रतिलोम लेकर जोड़ दोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, शून्य अवयव हो जाएगा। तो ए और उसके प्रतिलोम लेने से उसका जो जोड़ जो होता है वो कितना होता है, शून्य होता है। यह है हमारा अगला रूल। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग अवयव के अदिश गुणनखंड के रूल, कि अदिश गुणनखंड जो है वो अपने साथ कौन सा रूल को लेता है। कुछ नहीं है, ये भी बहुत इजी है। मान लो आपके पास 2 अवयव हैं ए और बी, ये दोनों का आपने जोड़ा है। अब मान लो आप इसको किसी एक संख्या से गुणा करना चाहते हो, तो इसका गुणा किसी एक अवयव के साथ नहीं होगा, दोनों के साथ होगा। मतलब ए का गुणा ए वाले अवयव के साथ भी होगा और बी वाले के साथ भी होगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर k+1 का करोगे तब भी ये क्या होगा, इस तरीके का जो है गुणधर्म जो है लेगा। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, हमको उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो एक उदाहरण हम लोग 8 को देख लेते हैं, उदाहरण नंबर 8 को हल कर लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। उदाहरण 8 जो उदाहरण में दिया है वैसा भी आप चाहो तो लिख सकते हो या हल कर सकते हो, और मैं जो बता रहा हूं आप चाहो तो वैसा भी हल कर सकते हो। ठीक है, तो 8वां देखते हैं कैसे हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, एक अवयव है a और a की कोटि कितनी है, 3 गुणित 2। तो a बराबर 3 गुणित 2, तो क्या क्या है देखते हैं, 8 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 4 है, ठीक है, उसके बाद -2 है, उसके बाद 3 है, 3 और ये 6 है, ये 3 है ना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एक और अवयव है b। b अवयव का मान कितना है, 2 -2। ठीक है, उसके बाद यहाँ है 4। ठीक है, 4 है, फिर यहाँ कितना है, फिर से 2 है, फिर यहाँ कितना है, -5 है, और यहाँ कितना है, 1 है। ये a और b 2 अवयव हैं और हमको बोल रहा है कि 2a धन 3x का जो मान है वो 5b है, तो x का मान हमको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ से जब आप x का मान निकालोगे तो मैं आपको क्या करता हूँ, देखो x का मान निकालना है तो क्या करो, 2a को इधर भेज दो, तो ये कितना हो जाएगा, 5b माइनस 2a। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 5b और 2a। क्या आपके पास 5b है, नहीं है, लेकिन b तो है, तो b को जब 5 से गुणा करेंगे तो 5b हो जाएगा, a को 2 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा और दोनों को माइनस कर देंगे।
फिर माइनस करने के बाद हमको तो 3x नहीं चाहिए, हमको सिर्फ x चाहिए, तो इस 3 को फिर से क्या कर देंगे हम लोग, भाग दे देंगे। ठीक है, तो जब हम लोग इसको 5 से गुणा करेंगे तो देखो मैंने बताया था कि जब भी आप 5 से गुणा करोगे तो इसका हर एक अवयव 5 से गुणा हो जाएगा। तो b को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखो 5 दूने 10, ठीक है, 5 दूने -2 है तो -10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 5 चौके कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 20। ठीक है, उसके बाद 5 दूने फिर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 5 5 कितना हो जाएगा, -25 हो जाएगा, फिर 5 का जब 1 के साथ गुणा होगा तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है, 5b की। फिर -2a, तो जब 2 से इसका गुणा करोगे तो 8 दूने कितना हो जाएगा, 16, 2 शून्य में कितना हो जाएगा, 0, 4 दूने कितना हो जाएगा, 8, 2 दूने कितना हो जाएगा, -4, 3 दूने कितना हो जाएगा, 6, और 6 दूने कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, ये किसका मान है, ये 3x का मान है। ठीक है, अब उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब एक एक संख्या को माइनस करते जाओ भाई। ठीक है, यहाँ देखो ये है 10, 10 में से 16 अगर माइनस होगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा। फिर -10 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे -10 बचेगा। फिर 20 में से 8 जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा, 12 बचेगा। फिर 10 में से माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 14 बचेगा। फिर -25 और -6 जुड़कर कितने हो जाएंगे, -31 हो जाएंगे। फिर 5 में से अगर 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 में से 12 गया तो कितना बचेगा, -7 बचेगा। ठीक है, और ये किसका मान है, 3x का। तो जब भैया आप x का मान निकालोगे तो 3 तो इधर जाके सबको भाग करेगा ना, तो मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। जब -3 जो है -6 को 3 भाग देगा तो यहाँ कितना आएगा, -2 आएगा। 10 को जब देगा तो 10 -10 बटे 3 हो जाएगा। 12 को जब देगा तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 14 को देगा तो 14 को नहीं तो दे सकता 3 भाग, तो 14 बटे 3 हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद -31 को देगा तो ये कितना हो जाएगा, -31 बटे 3 हो जाएगा। फिर -7 को देगा तो -7 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर। मिला के देखते हैं हमारा आंसर मिल रहा है कि नहीं। -2, -10 बटे 3, 4, 14 बटे 3, -31 बटे 3, -7 बटे 3, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो एक और प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, या चलो हल ही कर लेते हैं हम लोग, चाहे तो इसको हल भी कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो का लंबाई क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, प्रश्न 9 जो दिया है, देखो वो क्या दिया हुआ है, x धन y का मान आपको दिया हुआ है। किसका मान दिया है, x धन y, और वो कितना है, देखो x धन y बराबर कितना है, 2 गुणित 2 का अवयव है 5, 2, 0, 9। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा दिया है हमारे पास x माइनस वाई, ये दिया हुआ है, और ये अवयव कितना है, देखो ये भी 2 गुणा 2 का है 3, 6, 0 और -1, ये दिया है हमको। हम लोग क्या करते हैं, हमको x और y का मान निकालना है, तो जिस तरीके से हम लोग रैखिक समीकरण हल करते थे ना, वैसी तरीके से इसको भी हल करेंगे। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 है, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2 है। अब क्या करेंगे हम लोग, पहली बार देखो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार जो है इक्वेशन 1 मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये y और ये y तो कट जाएंगे। ठीक है, कटेंगे ना, y और y कट जाएंगे। ठीक है, तो वो y और y कट जाएंगे तो और x बचेंगे, तो x और x जुड़कर कितने हो जाएंगे, हमारे पास हो जाएंगे ये 2x। ठीक है, कितने हो जाएंगे, 2x। और इधर का जब दोनों को जोड़ेंगे तो अब अच्छा 5वीं 6वीं बच्चे नहीं हो कि एक एक स्टेप को हल करके बताऊं, अब डायरेक्टली जोड़ते हैं। 5 इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव 3, तो 5 और 3 जुड़कर हो गए 8, 2 और 6 जुड़कर फिर कितने हो गए 8, 0 और 0 जुड़कर कितने हो जाएंगे 0, और ये कितना है 9। ठीक है, 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, अब हमको तो x चाहिए भैया, तो x चाहिए तो 2 को उधर जाके सबको भाग देना पड़ेगा, 2 सबको जाके भाग देगा तो यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ कितना बचेगा 4, यहाँ 0 और यहाँ कितना बचेगा 4। ठीक है, तो ये हमारा हो गया x का मान, लेकिन हमको तो y का भी मान चाहिए। तो जब y का मान निकालोगे तो क्या कर देना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को माइनस कर देना। क्यों माइनस करोगे, तो माइनस करोगे तो यहाँ प्लस है, देखो यहाँ माइनस करोगे तो x और x कैंसिल हो जाएंगे और ये बन जाएगा प्लस, तो y और y जुड़कर कितने हो जाएंगे उस समय, 2y हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा कर लेना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। 2y बराबर कितना होगा, देखो माइनस करोगे तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा
2 ही बचेगा ना। उसके बाद देखो 2 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, -4 बचेगा, ठीक है। फिर 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही बचेगा। फिर 9 में से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हो, तो 9 और 1 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखो 2 उसको गुणा कर रहा था, अब इधर जाके 2 इसको भाग करेगा, 2 सबको जब भाग करेगा तो 2/2 मतलब 1, -4/2 मतलब -2, ठीक है। 0/2 मतलब 0, 10/2 मतलब 5, तो 1 -2 0 5 आ गया आंसर, ठीक है। चलो उदाहरण नंबर 10 को आप उसी तरीके से हल कर लेना, ये वाली जो वैल्यू दी है उसको, ठीक है। 2 को पहले गुणा कर लेना, फिर इसको जोड़ देना, फिर 2 समीकरण मिलेंगे, 2 समीकरणों को जो है हल कर लेना, ठीक है। चलो अब हम लोग जो है और कुछ टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। आव्यूहों का गुणनखंड, हाँ आव्यूहों का गुणनखंड हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब जिस तरीके से किसी भी 2 आव्यूहों को आप जोड़ नहीं सकते थे, उसी तरीके से किसी भी 2 आव्यूहों को अपने मन मर्जी से आप गुणा भी नहीं कर सकते। उसके लिए हमारे पास एक रूल होता है, ठीक है। मान लो कोई आव्यूह है A और इसकी कोटि है m गुणित n, ये इसकी कोटि है, ठीक है। और एक कोई दूसरा आव्यूह है जिसको आप इसके साथ गुणा करना चाहते हो। तो अगर आप A आव्यूह को B के साथ गुणा करना चाहते हो तो पहले वाले आव्यूह में जितना कॉलम है उतना रो B वाले में होना चाहिए। मतलब यहाँ अगर n कॉलम है तो यहाँ n रो होना चाहिए, और कॉलम यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप इन दोनों का गुणा करते हो तो जो आंसर आएगा वो मान लेते हैं C है, और C की जो कोटि होगी, ये n और ये n कॉमन है, खत्म हो जाएंगे, तो क्या बचेगा फिर हमारे पास जो कोटि बचेगा वो m गुणित p कोटि का जो है नया आव्यूह हमको मिलेगा। तो गुणा करने के लिए क्या चीज आवश्यक है, समझ में आ गया। पहले वाले में जितने कॉलम है दूसरे वाले में उतने रो होने चाहिए, भले ही इधर जो है दूसरे वाले में कॉलम कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा, नया आव्यूह आएगा, उसकी कोटि कितनी होगी, पहले वाले में जितने रो होंगे और दूसरे वाले में जितने कॉलम होंगे उतनी कोटि का जो है बनेगा। तो अगर आपको परीक्षा में क्वेश्चन पूछ देता है इस तरीके से कि अगर एक आव्यूह ये है जिसकी कोटि है, दूसरा आव्यूह इसकी कोटि इतनी है, जब दोनों को गुणा करेंगे तो नया कोटि कितना आएगा, तो याद रखना पहले वाले का रो आएगा और दूसरे वाले का कॉलम आएगा, ठीक है। तो C = m × p, ये याद रखना। चलो एक छोटा सा अगर हमको अच्छा सा अगर क्वेश्चन दिया होगा तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक गुणा करके देखते हैं। हाँ ये देखते हैं उदाहरण नंबर 12, ठीक है। 1 2 × 2 का है, इसको हम लोग आसानी से समझ भी सकते हैं, ठीक है। एक इसमें क्या है ना, आव्यूहों का गुणनखंड, अगर आप एक चीज को अगर माइंड में अपने अच्छे से बिठा लिया ना तो बाकी सारी चीजें आपके लिए आगे का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाए। तो देखो क्या दिया है, पहला दिया है हमको 6 दिया है, 9 दिया है, और उसके बाद 2 दिया है, और उसके बाद 3 दिया है, ठीक है। उसके बाद B जो दिया है, B को भी लिख लेते हैं हम लोग। B है 2 6 0 7 9 8, इन दोनों को हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, देखो एक आव्यूह A को पहले लिख देता हूं मैं, A गुणित B करना है तो 6 9 2 और 3, ठीक है। फिर इसको हमको गुणा किसके साथ करना है, हमको करना है किसके साथ है भैया, देखो 2 6 0 7 9, ठीक है, और यहाँ है 8। तो देखो आपको गुणा करते समय किस चीज का ध्यान रखना है, आप इधर से पहले वाले आव्यूह में लेफ्ट टू राइट जाओगे और दूसरे वाले आव्यूह में जो है टॉप से बॉटम जाओगे। अब ये लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम क्या, देखो इधर से आप गुणनखंड में ऐसे जाओगे, 6 9 जाओगे, इधर से 2 7 जाओगे, ठीक है, समझ में आ गया। 6 और यहाँ 2 और उसके बाद 9 और 7। तो देखो गुणनखंड कैसे होगा, एक चीज को बस बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। 6 का गुणा इसके साथ होगा तो 6 गुणित 2 कितने हो जाएंगे, 6 दूने 12, 6 दूने यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। फिर 9 का किसके साथ करोगे, 7 के साथ। मैंने बोला था इधर जाना है फिर इसमें इधर जाना है, तो 9 7 कितना हो जाएगा 63, तो यहाँ पर आप उसको 63 लिख दोगे, ठीक है। फिर देखो इसी से इधर जाना है, इसमें इधर जाना है, देखो पहला रो का पहले कॉलम के साथ हो गया, अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ करेंगे, तो 6 गुणित 6 कितना हो जाएगा 36, और जो आएगा उसको यहाँ लिखेंगे।
फिर 9 निया 81, तो इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। फिर पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ, तो 6 शून्यम शून्य, फिर 9 अट्ठे 72, अब इसको यहाँ पर 72 लिख देंगे, ठीक है। तो याद रखना, गुणा करके क्या करना है, हमको जोड़ना है। जैसे हमने इसका 6 को 2 के साथ किया तो 6 2 12 धन 9 7 63, ऐसा किया हमने। अब उसी तरीके से इसका जो दूसरा रो है उसको इसके एक एक कॉलम के साथ करते जाएंगे। तो 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 मतलब कितना हो जाएगा 4, फिर 3 7 21, तो यहाँ कितना आ जाएगा 21, ठीक है। फिर उसके बाद 2 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 छक्के 12, ठीक है। फिर 9 का 3 के साथ करेंगे तो 9 2 18, 9 तिया 27, ठीक है। फिर 2 का गुणा शून्य के साथ करेंगे तो शून्य, और उसके बाद 3 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 8 तिया 24, होगा कि नहीं? होगा, बिल्कुल होगा। अब इसको आप जोड़ के लिख दो भैया कितना हो रहा है। तो देखो 63 और 24 को जब जोड़ोगे तो 63 और 2 हो गया 65, 65 और 10 हो गया 75, ठीक है। उसके बाद 36 और 81 को जब जोड़ोगे तो 1 और 6 हो गया 7, और 8 और 3 हो गया 11, तो 1 1 7 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 72 में से शून्य को जोड़ोगे तो क्या आएगा, तो 72 ही आएगा, ठीक है, 72 ही आएगा। तो यहाँ आएगा 72, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखते हैं 21 और 4 कितना हो जाएंगे, तो 21 और 4 हो जाएंगे 25, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 25, ठीक है। फिर 12 और 27 कितने हो जाएंगे 39, 39, ठीक है, तो 39 लिख देंगे। 24 और ये कितने हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएंगे भैया 24 ही होंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है ये आ जाएगा। आपको समझ में आ गया किस तरीके से गुणा करना है, ठीक है। पहले वाले आव्यूह में हमको इस तरीके से फॉलो करना है और दूसरे वाले आव्यूह में ऊपर से नीचे जाना है, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर जो है ये क्या होता है, देखो जैसे उस तरीके योगफल वाला जो नियम था वो क्रम विनिमय के नियम को फॉलो कर रहा था, मतलब a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो वो सही हो रहा था। लेकिन गुणनखंड में ऐसा नहीं होता है। अगर आप a को पहले लिख रहे हो और b को बाद में लिखकर गुणा कर रहे हो तो इसका जो उत्तर आएगा वो b गुणित a के बराबर जो है नहीं होगा। जिस तरीके से योगफल में था ना, याद करो, योगफल में a धन b जो था, a धन b जो था वो किसके बराबर था, आप b को पहले लिख लो फिर a को लिख लो, तो इन दोनों को जोड़ेगा तो आंसर क्या रहता, सेम। लेकिन गुणनखंड में ऐसा नहीं होता है। आप चाहो तो उदाहरण 13 को जो है देख सकते हो, ठीक है। चलो उसके बाद देखो ये पहला नियम को तो फॉलो नहीं करता है, उसके बाद साहचर्य नियम को ये हल करता है क्या, ठीक है। तो साहचर्य नियम को हाँ ये फॉलो करता है। साहचर्य नियम क्या है, अगर ए बी सी तीन को पूरा करना चाहते हो तो ए और बी को पहले करो फिर सी को करो, तो जो आंसर मिलेगा वही बी और सी उसके बाद ए को करने से मिलेगा। तो ये साहचर्य को फॉलो करता है, और उसके बाद वितरण को फॉलो करता है, और गुणन के तत्समक को जो है क्या करता है, ये फॉलो करता है, ठीक है। बस आपको इतना जानना है, आपको गुणनखंड जो है मेन सीखना वो जरूरी था, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग सीधे प्रश्नावली पे, ठीक है। सीधे प्रश्नावली पे आते हैं। देखो ए बी और सी तीन आव्यूह हमको दिए हुए हैं और निम्नलिखित के मान जो है हमको ज्ञात करने हैं। तो ए और बी का जब मान ज्ञात करोगे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर आपको हल करके बता दे रहा हूँ कि ए प्लस बी कितना आएगा। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, जुड़ के 3 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 4 और 3 कितने हो जाएंगे, जुड़ के 7 हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 3 में से -2 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 और 5 जुड़कर हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। उसके बाद देखो a में से b को माइनस करना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, देखो a माइनस बी जब करोगे तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, फिर 4 में से 3 गया तो भी 1 बचेगा, 3 में से -2 करोगे तो ये तो ऑलरेडी माइनस है, 3 और 2 जुड़कर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 5, फिर 2 में से 5 गया तो कितना बचेगा, -3 जो है यहाँ पर बचेगा। तो दूसरे का आंसर ये हो गया। तीसरे का आंसर देखो क्या है, 3a माइनस सी, मतलब a को 3 से पहले गुणा करना है। तो a को जब 3 से गुणा करोगे तो 3 दूने कितना हो जाएगा 6, 4 तिया कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद 3 दूने कितना हो जाएगा 6। इसमें से आपको माइनस करना है किसको, इसमें से आपको माइनस करना है c को। तो c को जब माइनस करोगे तो मैं यहाँ लिख देता हूँ -2, उसके बाद यहाँ है 5, यहाँ है 3, यहाँ 3 है और यहाँ है 4, ठीक है।
चलो माइनस करते हैं, देखो 6 में से माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, तो 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 और 5 12 होता है, तो हाँ 7 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 में से जब 9 सॉरी ये 3 है, सॉरी ये है, क्या हो रहा है, ये 3 है। 9 में से 3 गया तो कितना बचेगा 6, और 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा 2। तो पहले का तीसरे का आंसर ये होगा। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है ए गुणित बी करो। ठीक है, कर लेते हैं ए गुणित बी, उसमें क्या है। ठीक है, तो ए गुणित बी के लिए यहां देखते हैं हम लोग, ए है हमारे पास 2, फिर बी है 4, फिर है 3, फिर है 2। ठीक है, इसको हमको गुणा करना है किसके साथ, 1 3 माइनस 2 5। चलो गुणा करते हैं। मैंने आपको बताया था इसमें हमको जाना है ऐसे, और इसमें हमको जाना है टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो देखो 2 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा इसके साथ करेंगे तो -8। ठीक है, फिर 2 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 6, और उसके बाद 4 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो 20, तो 20 प्लस में तो इसको जोड़ेंगे इसके साथ, तो प्लस 20। ठीक है, फिर 3 दूने -6 आएगा, तो यहाँ हाँ 3 का गुणा किसके साथ करोगे 1 के साथ ना, जैसे इसमें पहले गए पहले रो का पहले कॉलम के साथ, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ किए, उसी तरीके से अब इसका दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ, तो 3 एकम 3। ठीक है, फिर 2 दूने -4, फिर 2 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और उसके बाद 2 पंछे कितना हो जाएगा 10। आया समझ में आपको ये। चलो अब इसको जोड़ लेते हैं, फाइनली जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2 में से अगर 8 जाएगा तो कितना बचेगा -6 बचेगा। माइनस ये कितना है हमारे पास 6 6 और 20, 6 और 20 जुड़कर कितने हो जाएंगे 20 और 6 हो जाएंगे 26। ठीक है, उसके बाद देखो 3 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 में से 4 गया तो बचेगा -1। ठीक है, उसके बाद जो है 10 और ये हो जाएंगे जुड़कर 19। ठीक है, तो ये हमारा हो गया आंसर। आप इसी तरीके से b गुणित a को कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगला वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, दूसरे प्रश्न से जो है हल करना हम लोग चालू करेंगे, या हम लोग चाहे तो दूसरे प्रश्न को तो इजीली हल कर सकते हैं। चलो दूसरे प्रश्न को हल करते हैं, फिर तीसरे वीडियो से जो है तीसरा गुणनखंड है, गुणनखंड को हम लोग तीसरे वीडियो से चालू करेंगे। देखो हमको गुणा करना है, तो पहले का आंसर मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ। देखो तीसरे पहले का आंसर क्या होगा, ए को जब ए के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, वो जुड़कर हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, फिर बी को जब बी के साथ जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद -b प्लस b कितने हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद a धन a कितने हो जाएंगे 2a। तो पहले का आंसर हो गया ये। ठीक है, दूसरे का आंसर देखते हैं हम लोग, a² प्लस b², इसको जब इसके साथ जोड़ोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab आएगा। इसका मतलब ये किसका फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूं, आप उसको कंप्लीट कर लेना। यहाँ क्या आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, क्योंकि a² प्लस b² प्लस 2ab है, तो यहाँ कितना आ जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले को देखो b² प्लस c² प्लस 2bc, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का है फॉर्मूला फिर से, तो b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखो a² प्लस c² माइनस 2ac, माइनस का है मतलब ये कितना हो जाएगा a माइनस c का स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर a² प्लस b² माइनस 2b, माइनस मतलब a माइनस b का होल स्क्वायर, सब में होल स्क्वायर लगा दो, ये हो गया खत्म। ठीक है, फिर इसको जोड़ लेना, -1 और 12 11 होंगे, 4 और 7 11 होंगे, -6 और 6 0 होंगे, इस तरीके से। अब यहाँ देखो cos स्क्वायर को जब sin स्क्वायर के साथ जोड़ोगे तो आएगा 1 आइडेंटिटी से, मतलब सर्व समीका से। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर से 1, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर फिर से 1, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर फिर से 1, तो 1 1 1 1 जो है आ जाएगा। ठीक है,
तो ये गुणनखंड वाला जो है हम लोग अगले वीडियो में जो है स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहो, कोई प्रॉब्लम आता है तो मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। बाय बाय।